मनोज तो मर चुका था। इससे अनजान माँ चंद्रपति और सीमा घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। पिता फौज में थे। 1991 में बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई थी। कभी माँ तो कभी बहन सुबह से लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उधर से हर बार यही सुनाई देता, फ़ोन स्विच ऑफ है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। देर रात माँ चंद्रपति मनोज की बहन सीमा से बोली, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मनोज ने तो कहा था कि वह दिल्ली की बस में बैठ गया है और रात में फ़ोन करने को भी कहा था। इसी उधेड़-बुन में रात गुजर गई। अगले दिन सूरज उगते ही माँ चंद्रपति और बहन सीमा मनोज के दोस्तों और रिश्तेदारों को बारी बारी फ़ोन करने लगे। एक ही सवाल, मनोज आया था क्या? और इसका एक ही जवाब मिलता, नहीं। अगले दिन चंद्रपति अपने किसी काम से घर से बाहर निकली। तभी एक गांव वाले ने आकर उससे धीरे से कहा, लोग कह रहे हैं मनोज को मार दिया गया है। मार दिया? सुनते ही चंद्रपति दहाड़े मारकर रोने लगी। बदहवास सी घर पहुंची और सीमा से बोली, लोग कह रहे हैं मनोज को मार दिया। चंद्रपति और सीमा भागे भागे कैथल में अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर राजौंद थाने पहुंचे। मां ने थानेदार से कहा, साहब मेरा बेटा 3 दिन से गायब है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। लोग कह रहे हैं उसे मार दिया गया है, आप कुछ पता करिए ना। थानेदार ने डांटते हुए कहा, तुम्हारा बेटा हमें बताकर गया था क्या? जाओ यहाँ से, खुद ही ढूंढ लो उसे। रोते बिलखते चंद्रपति और सीमा घर लौट आए। सीमा ने अपने कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन किया और उन्हें साथ लेकर मनोज को ढूंढने निकल गई। कुरुक्षेत्र के पिपली, कैथल, करनाल और नीलोखेड़ी में हर जगह ढूंढा। उसके जानने वालों से पूछा, पर उसका पता नहीं चला। अब दोनों करनाल के बूटाना थाना पहुंचे। इसी थाने में वह टोल नाका आता है जहां से मनोज को स्कॉर्पियो में बिठाया गया था। एसआई धर्मपाल ने रोती हुई चंद्रपति से पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ की रहने वाली हो? चंद्रपति बोली, साहब कैथल की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 4 दिनों से गायब है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। 4 दिनों से? अभी तक कहाँ थी? कैथल की रहने वाली हो तो करनाल में रिपोर्ट लिखवाने क्यों आई हो? एसआई धर्मपाल ने चंद्रपति से अकड़ कर पूछा। सिसकती हुई चंद्रपति ने जवाब दिया, 15 जून को शाम 4 बजे बेटे ने फ़ोन किया था। वह कुरुक्षेत्र के पिपली बस स्टैंड पर था। वहां से करनाल और फिर करनाल से दिल्ली जाने वाला था, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसका फ़ोन बंद आने लगा। अब गांव वाले कह रहे हैं कि मनोज को लड़की के घर वालों ने मार दिया। एसआई धर्मपाल ने चौंकते हुए पूछा, लड़की? कौन लड़की? चंद्रपति बोली, साहब बबली नाम है उसका, गांव की ही है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। थाने के एसएचओ सुभाष चंद्र भी वहीं थे। उन्होंने एएसआई धर्मपाल से कहा, उस दिन शाम को टोल नाके से एक फ़ोन आया था। कुछ लोग एक लड़की और एक लड़की को किडनैप करके कैथल की तरफ पीटते हुए ले जा रहे थे। एक वायरलेस मैसेज भी सभी थानों में फ्लैश हुआ था। इतना सुनते ही रोती सिसकती सीमा बोल पड़ी, मेरे भाई को ढूंढ दो। एसएचओ चंद्र उसी वक्त चंद्रपति और सीमा को लेकर नीलोखेड़ी टोल नाके के पास पहुंच गए। एसएचओ चंद्र ने कड़क आवाज में वहां पर मौजूद लोगों से पूछा, कुछ दिन पहले यहां से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया था? डरते हुए टोल के ठेकेदार कुलदीप ने कहा, साहब मैंने ही फ़ोन किया था। 8-10 लोग थे, एक लड़के को घसीटते हुए कैथल की तरफ ले जा रहे थे। अंदर एक लड़की भी थी। मैंने गाड़ी का नंबर लिख लिया था। सीमा ने पर्स से मनोज का फ़ोटो निकालकर कुलदीप को दिखाया। हाँ यही लड़का है, मेरे पास एक जूता भी है। स्कॉर्पियो के चले जाने के बाद सड़क के किनारे से मुझे मिला था। कुलदीप भागता हुआ टोल नाके के एक किनारे गया और झोले से जूता निकालकर ले आया। चंद्रपति और सीमा रोते रोते कहने लगे, मेरे मनोज का जूता कहाँ गया? मेरा मनोज क्या किया उन लोगों ने मेरे मनोज के साथ? जिंदा भी है या नहीं? दोनों उस जूते को चूमने लगी और माथे से लगाने लगी।
चंद्रपति बेहोश हो गई। एसएचओ सुभाष ने कुलदीप से पूछताछ की और 15 जून की शाम की टोल नाके की डायरी देखी और फिर चंद्रपति और सीमा को लेकर वापस थाने लौट आए। थोड़ी देर एसएचओ कुछ सोचने लगा, फिर अचानक उसकी टोन बदल गई। देखो ताई, ये मामला हमारे थाने का नहीं है। कैथल की रहने वाली हो तो वहीं पर रिपोर्ट दर्ज कराओ। उसने दोनों को डांट कर भगा दिया। अब दोनों रोते बिलखते डीएसपी करनाल के दफ्तर पहुंचे। चंद्रपति अब टूट चुकी थी। डीएसपी के सामने वह चीख चीख कर रोने लगी। सीमा ने किसी तरह उसे संभाला। चंद्रपति ने कहानी बतानी शुरू की। साहब, कैथल के करोड़ा गांव की हूँ। 4 बच्चे हैं। मनोज सबसे बड़ा है। मनोज ने गांव में ही बिजली के सामान की दुकान खोली और गांव की बबली कभी कभी दुकान पर आती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों छुपकर घंटों फोन पर बातें करते। 1-2 बार मैंने मनोज को डांटा भी था। गांव की लड़की है, उसके घर वालों को पता चला तो आफत हो जाएगी। दरअसल बबली भी जाट है, गोत्र भी एक ही है, बनवाला। गांव परिवार कोई भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता। फिर भी मनोज की जिद पर मैं बबली का हाथ मांगने उसके घर गई, लेकिन उसकी माँ और उसके भाई ने मुझे गाली देकर भगा दिया था। 6 अप्रैल को मनोज ये बोलकर घर से गया कि उसका एग्जाम है, शाम तक वह वापस आ जाएगा, लेकिन उस दिन से घर नहीं लौटा। अगले दिन मनोज ने फ़ोन करके बताया वह चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में बबली से शादी कर ली है। इधर बबली के घर वाले मेरे दरवाजे पर आकर धमकी देने लगे, मनोज को वापस बुलाओ नहीं तो तुम्हारी दोनों बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। 26 अप्रैल को बबली की मां ने राजौंद्र थाने में मनोज और हम सब पर किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रोज पुलिस मेरे घर आने लगी और एक ही बात कहती, तुम्हें तो पता है मनोज कहाँ है, उसे बुलाओ नहीं तो तुम सबको जेल में डाल देंगे। चंद्रपति ने बताया गांव वालों ने एक तरफा पंचायत भी बुला ली और मनोज को देखते ही मार देने का फरमान सुनाया। मेरे घर का हुक्का पानी भी बंद कर दिया। फैसला ना मानने वालों को 25,000 रुपए के जुर्माने का ऐलान कर दिया। चंद्रपति रोते हुए बोली, बबली की मां ने हम पर जो एफआईआर दर्ज कराई थी, 12 जून को उस केस में कैथल कोर्ट से हमें जमानत मिली, लेकिन अदालत ने 2 दिन बाद 15 जून को मनोज और बबली को भी कोर्ट बुला लिया। कोर्ट ये जानना चाहता था बबली अपनी मर्जी से गई या फिर उसका अपहरण हुआ है। 15 जून को दोनों ने पहले राजौंद्र थाने में अपने बयान दर्ज कराए, फिर उसके बाद कैथल कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। बबली के घर वालों से उन्हें खतरा था। इस पर कोर्ट ने दोनों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दे दिया। चंद्रपति ने आगे बताया, मनोज फोन पर बता रहा था कि कोर्ट से निकलते ही पुलिस ने उन्हें कुरुक्षेत्र के पिपली के पास छोड़ दिया। इस बीच बबली के मामा, चाचा और कई लोग उनका पीछा कर रहे थे। जब वो दोनों एक बस में बैठे तो उनमें से 2 लोग भी उसी बस में बैठ गए। तब मनोज ने पुलिस को फोन करके फिर बुला लिया। पुलिस ने इन दोनों को इस बस से उतारकर दूसरी बस में बिठाया। मनोज का कहना था कि वो दिल्ली जा रहे हैं। ये पूरी कहानी सुनते ही डीएसपी के सामने तस्वीर साफ हो गई। मामला एक ही गोत्र में प्रेम संबंधों का है। लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे, फिर दोनों ने भागकर शादी कर ली। शायद लड़की के घर वाले उन दोनों को मारना चाहते थे। हालांकि नारनौद में मिली लाशें मनोज और बबली की हैं या नहीं, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई थी। उन्हें तो नारनौद पुलिस ने लावारिस समझकर जला दिया था। डीएसपी ने तुरंत बुटाना थाने में फ़ोन किया और एसएचओ सुभाष को आदेश दिया, इन्हें भेज रहा हूँ, एफआईआर दर्ज करिए। उसी दिन एसएचओ सुभाष ने आईपीसी की धारा 364 यानी अपहरण करने, 302 यानी कत्ल करने, 201 यानी सबूत मिटाने और 120 बी यानी आपराधिक साजिश रचने की एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने करोड़ा गांव में बबली के घर और रिश्तेदारों के यहाँ छापे मारे, लेकिन कोई मिला नहीं। हालांकि पुलिस को बबली के चाचा, मामा और मामा के बेटे का मोबाइल नंबर मिल गया। अब पुलिस ने टोल नाके के ठेकेदार
कुलदीप से स्कॉर्पियो का नंबर लिया। नंबर से पता चला वो स्कॉर्पियो किराए की थी। उसके मालिक से पूछताछ की और 4 दिन बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को गिरफ्तार कर लिया। 1 हफ्ते बाद बूटाना थाने में खबर आई कि 23 जून को हिसार के नारनौद में 2 लावारिस लाशें मिली थी। सुनते ही मां और बहन हिसार के नारनौद थाने पहुंचे। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि कीड़े लग गए थे। देखते ही चंद्रपति माथा कलेजा पीटने लगी। सीमा ने मनोज को उसकी शर्ट और बबली को उसकी पावजेब से पहचान लिया। ये पावजेब मनोज ने ही दी थी। पुलिस अंतिम संस्कार कर चुकी थी। चंद्रपति और सीमा मनोज की राख लेकर वापस घर लौट आई। इधर जब मनोज का छोटा भाई मोबाइल रिचार्ज कराने गांव की ही दुकान पर गया, तब दुकानदार ने इनकार कर दिया। बहन सीमा भाई के अस्थियों के लिए मिट्टी का कलश खरीदने जब कुम्हार के पास गई, तब कुम्हार बोला, तेरे घर का हुक्का पानी बंद है तो मैं नहीं दे पाऊंगा। सीमा पड़ोस के गांव गई और सहेली की मदद से कलश खरीदा। सब्जी वालों ने भी सब्जी देना बंद कर दिया था। ऑटो और जीप वालों ने भी गाड़ी में बिठाना बंद कर दिया था। गांव में जो भी सीमा और चंद्रपति से मिलता, एक ही सलाह देता, केस वापस ले लो, जो हुआ सो हुआ।